हाँ तो दोस्तों, हमने पिछले भाग में छोड़ा था जल किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, उसके सार्वभौमिक सूचक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा। तो उससे आगे का आज हम कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है जलीय विलयन और अम्ल। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति में क्या होता है। जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, कहते नहीं है, सॉरी ये गलत लिखा है, करते हैं। H+ आयन या H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, H+ आयन प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, हाइड्रोनियम ऑक्साइड। ठीक है, HCl H2O को अगर देखो, ये रहा एग्जाम्पल इसका, अगर ये अम्ल HCl को और H2O को हम मिला देंगे तो हाइड्रोनियम ऑक्साइड प्लस क्लोराइड अलग हो जाएगा। ठीक है, जल की उपस्थिति में क्षारक जो है OH- आयन उत्पन्न करते हैं। ये रहा एग्जाम्पल। ठीक है, ये देखो सबसे मतलब बहुत ही मेन टॉपिक है, 2 नंबर में पूछा जाता है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। सॉरी, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। सभी क्षार जो है क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक है, पहले लाइन इतने से कवर करते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। ठीक है, सभी क्षारक जल में नहीं मिल पाते, ये अलग हो गया। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उनको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, यानी कि जो क्षारक जल में घुलनशील हो गए तो उनको क्षार बोल सकते हैं। तो इसीलिए सभी क्षार जो है क्षारक होते हैं, लेकिन परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। क्षारक यानी कि कुछ जो होते हैं जो जल में नहीं मिल पाते, उन इसलिए कहा गया कि परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक है, जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमें हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए। इसे लगातार हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। ये लाइन बहुत ही ज़रूरी है। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमें हमेशा जो है जल को ही अम्ल में या फिर क्षारक में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल या क्षारक में मिलाना चाहिए। ठीक है, और इसे लगातार हिलाता रहना चाहिए, क्योंकि जब हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं बहुत तेज़ी ऊष्मा निकलती है, इसलिए हमें उससे सावधानी भी बरतनी चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण असफलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है। इसलिए बताया गया है कि जो है मिलाते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा जल को मिलाना चाहिए, अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए। सॉरी, इन दोनों को ही मतलब अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को क्षारक या अम्ल में मिलाना चाहिए। ठीक है, जल को अम्ल में डालने से मैंने बताया था ना क्या हो सकता है, मिश्रण असफलित होकर बाहर आ सकता है। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। पीएच स्केल, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी है पुषांश यानी कि पोटेंस, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, अगर पीएच का मान 7 है तो वो उदासीन विलयन होगा, ना ही वो क्षार होगा, ना ही अम्लीय होगा। अगर पीएच का मान 7 से कम होगा तो वो अम्लीय विलयन होगा, और ऐसा ही अगर पीएच का मान 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय विलयन होगा। ठीक है, यह स्केल 0 से 14 तक के पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, इसको मैं एक टेबल एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, उसके ज़रिए बताता हूँ। जैसे ये हो गया आपका, जैसे ये ले लेते हैं हम 0
ये पीएच स्केल को मान लेते हैं हम, ठीक है। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। माइनस नहीं, इसे प्लस ही लेते हैं, खैर माइनस में नहीं, ये माइनस मैंने इसलिए ले लिया था ताकि, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 लिया था, ठीक है। अगर देखो पीएच का मान इधर की साइड बढ़ता है तो वो क्षारीय हो जाएगा, और पीएच का मान इधर की साइड बढ़ता है तो वो अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। और अगर पीएच का मान 0 रहता है तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन, ठीक है। बस इतना सा ही है पीएच स्केल को जानने का महत्व, कि पीएच स्केल में किधर की साइड अगर वैल्यू जाती है तो कितना मान बढ़ता है। तो हम वापस आते हैं अपनी बुक के पास, ठीक है। ये देखो पीएच का मान इतना ही है, इधर की साइड जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा, इधर की साइड जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। इसे अगर ज़्यादा माइनस में लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कम होता जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, और ज़्यादा प्लस में जाता जाएगा, मतलब 14 तक चला जाएगा। जैसे यहाँ से ले लेते हैं, इसको कट करते हैं, दूसरा समझाता हूँ। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये हो जाता है। अगर पीएच का मान 7 आता है तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन। यहाँ पे इस 0 का हम यूनिट के रूप में भी ले सकते थे, यानी कि 7 के रूप में। यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ आएगा। अगर ये पीएच का स्केल इधर की साइड बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, क्षारीय, और पीएच स्केल अगर इधर की साइड बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय, ठीक है। उम्मीद है ये वाला आपको समझ आया होगा, ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है कुछ, जो है 1-1 नंबर में, 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। मैंने निशान लगा लिया है पहले, ताकि मैं पूरा ना पढ़ा करके छोटा छोटा पढ़ाऊँ, और जो काम का हो। हमारे शरीर 7 से 7.8 pH पारस के बीच कार्य करता है, 7 से 7.8 के बीच में, ठीक है। और हाँ, ये तो खैर अच्छी समझने वाली बात ही है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच पारस की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान में की मिट्टी में पीएच कम या अधिक होता है तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं, ठीक है। ये देखते हैं, हमारा उधर यानी कि स्टमक हमारा जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उत्पन्न करता है, जिससे हमें भोजन के पाचन में सहायता होती है। अपच यानी कि दर्द की जगह अगर खाना नहीं पचता है तो उसमें अधिक मात्रा में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, जिसके कारण हमें जलन का अनुभव होता है और दर्द का अनुभव होता है। इस सब से मुक्ति पाने के लिए हमें एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मुंह के पीएच का मान 5.5 होता है। अगर इससे कम होने लगता है तो दांत जो है ख़राब होने लगते हैं इसके, ठीक है। दांतों का इनेमल, दांतों का जो ऊपर का कवर होता है, दंतवल्लक कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। लेकिन अगर पीएच का मान 5.5 से कम हो रहा है, संसारित यानी कि खराब होने लगता है, ठीक है। क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, इसलिए जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं वो क्षारीय होते हैं, ठीक है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, ठीक है।
वो अगर वहाँ पर दर्द होता है तो उसके लिए क्या यूज़ करा जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग से आराम मिलता है। ठीक है। नेटल का डंक हम वाला बाल हमें मेथनोइक अम्ल छोड़ता है। ठीक है। इसके स्थान पर पौधे की पत्ती रगड़कर आराम मिलता है। अगर कोई नेटल काट लेता है आपके। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लवणों का पीएच, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक को मिलाएंगे तो उदासीन लवण, पीएच उसका कितना मिलेगा, 4। अगर स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा, स्ट्रॉन्ग ही क्षारक मिलेगा तो क्षार जाहिर सी बात है कि पीएच उसका 7 हो जाएगा। पहले ही बताया था प्रबल अम्ल दुर्बल मिलेगा तो अम्लीय लवण मिलेगा, प्रबल क्षारक मिलेगा तो क्षारीय लवण मिलेगा। ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर की मेन चीज़ आती है साधारण नमक से रसायन क्या क्या बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विरंजक चूर्ण, जिसको हम शुष्क बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, ये रहा इसका एग्जांपल यहाँ पे पढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड है, उसका जो जलीय विलयन हो उसमें विद्युत धारा अगर हम प्रवाहित कर देंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, क्लोराइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है। ये हाँ, इसके लिए ये टेबल बहुत मेन रहती है। ये एक एनोड की रोड है, ये कैथोड की रोड है। ठीक है। एनोड पर क्लोराइड गैस जाएगी, ये रही है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस जाएगी। कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है। कैथोड के पास, कैथोड है ये, कैथोड के पास क्या बनेगा हमारा, जब हम यहाँ से इसको मिलाएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उपयोग क्या क्या होता है, जल की स्वच्छता, क्लोराइड का जल की स्वच्छता के लिए PVC, CFC, इस्पात की सफाई के लिए, औषधियों के लिए हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किस लिए होता है, धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन कागज़ बनाने के लिए। विरंजक चूर्ण ये तो होता ही है, घरेलू विरंजक चूर्ण वस्त्र विरंजन के लिए, वस्त्र धोने के लिए, जिसे कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है। धोने का सोडा। विरंजक चूर्ण, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोराइड, तो ये क्या हमें मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड हाइड्रोजन H2O जलीय विलयन। ठीक है। उपयोग क्या क्या होता है विरंजक चूर्ण का, वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। ये 4 इस्तेमाल हैं इसके। ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है हमारा, सोडियम क्लोराइड में हाइड्रोजन गैस और CO2 प्लस सोडियम हाइड्रेट का अगर हम मिश्रण कर देंगे तो हमें मिलेगा NH4 क्लोराइड। इसके उपयोग देख लेते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी केक में खमीर उठ जाता है, यानी कि फुलाव आ जाता है, जिससे ये मुलायम हो जाती है। ये एंटासिड का एक संघटक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। धोने का सोडा, इसका सूत्र याद कर लेना सबका। ठीक है। ये एक नंबर में पूछा जाता है। धोने के सोडा का सूत्र के रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, यानी कि उसको क्रिस्टलीकरण होता है, टुकड़ों में तोड़ देना। सोडियम कार्बोनेट 10H2O को अगर मिला देंगे तो सोडियम कार्बोनेट 10H2O ही मिलेगा। इसका उपयोग कांच में होता है, साबुन में, कागज़ उद्योग में होता है, बोरेक्स के उत्पादन में होता है, घरों की सफाई के लिए होता है, कठोरता को हटाने के लिए होता है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए होता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका भी सूत्र याद कर लेना। ये सूत्र जितने भी हैं सबके प्लास्टर ऑफ पेरिस, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, ये एक एक नंबर में पूछे जाते हैं कि इनका रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्धहाइड्रेट पीओपी बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये फुल फॉर्म है पीओपी का। इसका रासायनिक सूत्र बताता हूँ, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस हाफ एक सही 1/2 हाफ H2O को मिलाते हैं तो CaSO4 H2O मिल जाता है। ये वाला मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, CaSO4 इंटू 1 हाफ H2O प्लस 1 H2O। इसको ये देखो सिंपल है, हाफ प्लस H2O को तो आप साइड रख दो, एक सही 1/2, ठीक है। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 3/2, आधार सेम है 2 4 कितना हो गया 2, तो इसलिए 2H2O, ठीक है। उपयोग किस लिए कहते हैं, डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करता है, खिलौने बनाने में होता है, सतह को चिकना बनाने में होता है, ठीक है। क्रिस्टलन का जल लवण के एक सूत्र इकाई में निश्चित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन कहते हैं। एक लवण है, अगर उसमें जितने निश्चित जल की अणुओं की संख्या होगी उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलन कहते हैं। उदाहरण के लिए CuSO4 इंटू 5H2O। जल की कितने अणु हैं, 2 हैं, तो ये कितने हो गए, 5 अणु हो गए। ये देखो सोडियम कार्बोनेट NH2, इसमें देखो ऑक्सीजन के कितने क्रिस्टल है, 10, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है ख़त्म। उम्मीद है समझ आया होगा। समझ आया होगा तो चैनल को लाइक करना अपने दोस्त, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भेजना, शेयर करना, ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए। और सबसे अच्छी बात कि अब की बार जो गवर्नमेंट के द्वारा सैम्पल पेपर दिए गए हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, इसलिए बाहर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, इनको सॉल्व करना। और अगर ना हो, मतलब जो समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, मैं उसका आंसर अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।